नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में सभी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी परीक्षा से संभावित जो है प्रश्न है वो सभी इसमें आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा आपको पता होगा 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जाना है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। साथ में अन्य जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उन सब के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो राज्यों में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको आप देख सकते हैं। सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, तो किस राज्य के 5 जिलों में 10 फरवरी 2023 को देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत को शुरू किया गया है। आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया था। तो ये होगा छत्तीसगढ़ राज्य में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत को शुरू किया गया है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, विश्व की नंबर 1 सहकारी संस्था इफ़को की 2 अतिरिक्त नैनो यूरिया प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में ये आंवला जो कि बरेली में है और फूलपुर जो कि प्रयागराज में है। तो 2 जगह पे जो है नैनो यूरिया प्लांट की शुरुआत की गई है। आंवला बरेली में है और फूलपुर प्रयागराज में है। अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है? तो यह योजना कर्नाटक राज्य में लागू है, अमृत नगरोत्थान योजना। लक्ष्मी भंडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की जाने वाली योजना है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा लागू की जाने वाली योजना है, लक्ष्मी भंडार। और हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो जल जन अभियान यदि पूछा जाए तो राजस्थान सही होगा आपका। कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटैक्स 2023 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो ये कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अब जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2023 को एशिया के सबसे बड़े एयरो शो, जिसको एयरो इंडिया 2023 का ये 14वां संस्करण, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है, एयरो इंडिया 2023 का। और केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2023 को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत किसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो खालिस्तान टाइगर फोर्स को और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को, इन दोनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दे दी है? तो यह 31 अगस्त 2024 तक जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 22वें विधि आयोग का। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 फरवरी 2023 को विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, जो कि अनुभूति समावेशी पार्क है, की आधारशिला यह कहाँ पर रखा गया है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में इसकी आधारशिला रखा गया है। ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने के लिए सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह जम्मू के बाग-ए-बहु में आयोजित किया गया है, सरस आजीविका मेला। तो जम्मू कश्मीर यदि पूछा जाएगा तो। हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन है? तो यह इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम ये हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में से HAL बोला जाता है, द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई खान कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये कर्नाटक के तुमकुरु में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है। यह देश के किस राज्य में मिला
लिथियम का पहला भंडार है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल हैमाना क्षेत्र में यह पाया गया है। देश के पहले एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में किया गया है। पर्यटन मंत्री द्वारा विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन के प्रदूषण में कमी और घाट का विकास करने के लिए कितने रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 1278 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG की बैठक का मेज़बान है? तो यह खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में। ग्लोबल टेक समिट GTS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो विशाखापत्तनम में जो है इसका आयोजन किया गया है। और भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक जो कि 10 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है यह। और हार्बिंगर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकथॉन है? तो ये RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी जो है ये हैकथॉन है। और कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर थीम के तहत एशिया आर्थिक संवाद यानी कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2023 को कहाँ पर 3600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर्नाटक के शिवमोगा में जो है इसका उद्घाटन हुआ है। किस मंत्रालय के द्वारा पहली बार बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज जी की 284वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 से 27 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो यह कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया है? तो यह खान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो राजस्थान के जोधपुर में यह आयोजित किया गया। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम के माध्यम से वैश्विक एकता के भाव को प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं की भागीदारी को कृषि के क्षेत्र में बढ़ाने के उद्देश्य से MP फार्म गेट ऐप तथा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि AIF के अंतर्गत 2 फरवरी 2023 को कहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। थीम याद रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम के साथ। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन 2 शहरों को जोड़ने वाली उड़ान सेवा का उद्घाटन किया है? तो जयपुर और जोधपुर को। G20 देशों के पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक 7 से 9 फरवरी 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गुजरात में कच्छ के रण में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में किस मंत्रालय के नेतृत्व में 6 फरवरी 2023 को युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो यह शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में किया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह गुवाहाटी असम में किया गया है। G20 के अंतर्गत 6 से 8 फरवरी 2023 तक पहली यूथ यानी कि Y20 बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह गुवाहाटी असम में ये भी किया गया है। याद रखिएगा, भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए आपको G20 से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो है प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। भारत की अध्यक्षता में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक ये कहाँ पर हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार श्रम बाजार लचीलापन किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो यह उत्तरी अमेरिका में। और XDI
ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो ये है बिहार का। और यूएस की परामर्श फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार किस नेता को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में दर्शाया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा प्रश्न है, वह है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 15 से 17 फरवरी 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो फिजी में आयोजित किया गया है। फिजी की राजधानी याद रखिएगा सुआ है। फिजी की राजधानी है सुआ। तो फिजी में आयोजित हुआ है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली किस महिला को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो महबूबा सिराज को नामित किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यूक्रेन के किस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर शामिल किया गया है? तो ये है ओडेसा। ये आपका यूक्रेन में जो एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है इसको शामिल किया गया है। चीनी सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब कहाँ पर एक नई रेलवे लाइन बनाने की योजना बनाई है? तो ये अक्साई चीन क्षेत्र में नई रेलवे लाइन बनाए जाने की योजना बनाया है चीनी सरकार द्वारा। आपको पता होगा भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन सीमा रेखा। ये किन दो देशों के बीच में है? तो भारत एवं चीन के बीच में है। और किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस तेज़ी से फैल रहा है जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आपात बैठक भी बुलाई है? तो यह इक्वेटोरियल गिनी में यह वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान उच्चायोग ने 12 से लेकर के 22 फरवरी 2023 के बीच श्री कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए भारत के 114 हिंदू तीर्थयात्रियों के समूह को वीज़ा जारी किए हैं। और श्री कटास राज मंदिर पाकिस्तान के किस ज़िले में अवस्थित है? तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो पंजाब प्रांत के चकवाल ज़िले में यह स्थित है। नेब्रास्का की सैंड हिल्स जहां एक नए प्रकार के क्वेसी क्रिस्टल की खोज की गई है, यह किस देश में स्थित है? तो ये आपका अमेरिका में है यह। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्न हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग यानी कि HTS मैग्नेट की एक नई पीढ़ी किसने बनाई है? तो टोकामक एनर्जी ने बनाया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पुट्टीपुलम गांव से यह लॉन्च किया गया है। नासा किस देश का पहला अंतरिक्ष दूरबीन मिशन परावैगनी क्षणिक खगोल विज्ञान उपग्रह यानी कि अल्ट्रासैट लॉन्च करेगा? तो ये इजराइल का। और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? तो इसका नाम है वायु लिंक। CERC ने किस श्रेणी की बिजली के लिए स्पॉट मार्केट सेगमेंट शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह महंगी शक्ति। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के साथ ये समझौता ज्ञापन हुआ है। देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्काई UTM। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था या अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं, इसरो कहा जाता है। इसरो ने अपने किस सबसे छोटे रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो यह SSLV-D2। और हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बायो हाइब्रिड रोबोट का विकास किया है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा यह जो है विकास किया गया बायो हाइब्रिड रोबोट का। और देश में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये UPPCS के लिए, तो याद रखिएगा खनन प्रहरी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया है।
और दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है। किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा की गई है? तो बृहस्पति ग्रह के जो है 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। अब यदि देखा जाए तो बृहस्पति के जो है सर्वाधिक उपग्रह हो जाएंगे। चीन ने 23 फरवरी 2023 को $333 मिलियन की लागत से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो इस उपग्रह का नाम है झोंगसिंग 26। भारतीय वायुसेना ने स्वदेश निर्मित किस जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो यह है वायुलिंक। और सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदित्य L1। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब है पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के तहत सेवा के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली महिलाओं के लिए $50 मिलियन की घोषणा किसने की है? तो पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने यह घोषणा की है। जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो यह यायात्सो झील को घोषित किया गया है। यायात्सो झील पूछा जा सकता है आपका ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये लद्दाख में है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। और अब जो है आर्थिकी से जुड़ा जो करेंट अफेयर्स है, कौन भारत का पहला बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल रुपए को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक। और भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? तो 75%। भारत में हाइड्रोजन द्वारा संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक किस कंपनी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में पेश किया है? तो ये रिलायंस ने पेश किया है। किस राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत की अग्रणी कार निर्माता टाटा मोटर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऊबर ने किया है। और FAO के हालिया डेटाबेस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का फुल फॉर्म होता है। तो FAO के हालिया डाटाबेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो भारत है। और खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन है? तो ये भी आपका भारत ही है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो ये 6.6%। नए विमानों के लिए फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है? तो ये टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने किया है। 2023 के बजट में रेलवे के लिए कितना पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है? तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए व्यय का जो है प्रावधान किया गया है। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए कितने शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी? तो ये 38,800 कर्मचारियों की भर्ती करेगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से कितने पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा? तो 50 स्थलों का चयन किया जाएगा। पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक बढ़कर कितने रुपए हो गई है? तो 1.97 लाख रुपए यह हो गया है। अब है योजना एवं कार्यक्रम से जुड़े क्वेश्चंस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? तो मीरा पहल की घोषणा की गई है। यदि मीरा का फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस इसका फुल फॉर्म होगा। तो दोनों पूछा जा सकता है। मीरा पहल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और यह पूछा जाएगा किससे संबंधित है। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा?
तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत। और शहरों में आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने और उनकी जैव विविधता में सुधार के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत सरकार के द्वारा अमृत धरोहर योजना शुरू किया गया है। अब है खेल से जुड़े क्वेश्चन। तो यहाँ पे किस इतालवी स्कीयर का 9 फरवरी 2023 को निधन हो गया है? तो ये है एलेना फैंचिनी। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत में होने वाली पहली फार्मूला ई प्रिक्स किसने जीता है? तो जीन एरिक वर्गेन ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 5वां संस्करण था, तो महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण था, तो 4थे संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी सन 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये याद रखिएगा। इसमें पदक पूछा गया कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र था। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, ODI और टेस्ट, तो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज जो बन गए हैं वह हैं शुभमन गिल। तो दोस्तों ये था आपका महत्वपूर्ण वन लाइनर समसामयिकी जो कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए और साथ में अन्य जो परीक्षा आयोजित होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।